अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टुनाइट के साथ मैं हूं सैयद समर अब्बास। पेट्रोल सस्ता हो गया लेकिन नायाब हो गया। नाज़रीन, आज काबीना के इजलास में इस मामले पर तवील मगर जारहाना बहस हुई और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने और काबीना के दीगर अरकान ने उमर अयूब साहब से और नदीम बाबर साहब से काफ़ी सख्त सवाल किए। और अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये उभरता है नाजरीन के कोई सिस्टमेटिक प्रॉब्लम है कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत जिस मामले में भी कोई सख्त कार्रवाई करती है, कहीं अगर कोई किसी को सहूलत देने की कोशिश करती है अवाम को, तो उसका उल्टा असर होता है। मिसाल के तौर पर गंदम का प्रोक्योरमेंट टारगेट पूरा करने की कोशिश की गई तो आटा 9 रुपये तक महंगा हो गया। चीनी की कीमतें कम करने की कोशिश की गई, एक तहकीकाती रिपोर्ट भी आ गई, लेकिन चीनी की कीमतें कम होने के बजाय बढ़ के 85 और 90 रुपये तक चली गई। और अब पेट्रोल की कीमत 7 रुपये सस्ती की फ़ी लीटर, लेकिन पेट्रोल मार्केट से गायब हो गया। तो नाज़रीन, ऐसा कौन सा माफिया है जो हुकूमत के काबू में नहीं आ रहा? वाज़ेह रहे कि ये 2020 का जो साल है, खान साहब ने कहा था कि मैं माफिया को इस साल में शिकस्त दूंगा, माफिया से लड़ने का साल है, तो माफिया कंट्रोल में क्यों नहीं आ रहा गवर्नमेंट के? और अपोजिशन की अगर हम बात करें तो आज भी मैं PMLN की बात करूँ, अपोजिशन की बड़ी पार्टी है, तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई आज लाहौर में, लेकिन उसमें ये पेट्रोल वाले मामले का कोई जिक्र नहीं था। पूरे पाकिस्तान में आज पेट्रोल का, अवाम को पेट्रोल की किल्लत का बड़ा सख्त सामना है, लेकिन अपोजिशन जो है वो अपने मसाइल की बात कर रही है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस जो लाहौर में हुई वहाँ ज़्यादा जिक्र हुआ, जो बात हुई शहबाज शरीफ की नैब में पेशी के हवाले से ज़्यादा बात हुई और इस मामले पे कम बात हुई। तो क्या अपोजिशन भी किसी माफिया के असर में है? और नाज़रीन, इसके अलावा बात होगी, जिस तरह आपने शहबाज शरीफ साहब की बात की, इस पर आज नैब में वो पेश हुए और उनसे 13 सवालात के उन्होंने जवाब दिए। अब वो नैब को मुतमईन कर सके हैं या नहीं, ये प्रोग्राम में आगे चल के आपको बताएंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इस वक्त जो नैब पे एक इल्ज़ाम लग रहा है अपोजिशन की तरफ से एकतरफा कार्रवाइयों का, नैब ने आज गठजोड़ का एक इल्ज़ाम लगता है अपोजिशन की तरफ से। तो आज नैब में बड़ी अहम मीटिंग हुई नैब एग्जीक्यूटिव बोर्ड की, जिसने मंजूरी दी है तहकीकात की तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल और साबिक वज़ीर सेहत आमिर कियानी के खिलाफ तहकीकात की मंजूरी दी है। और मौजूदा जो मावन खसूसी बराए सेहत डॉक्टर जफर मिर्ज़ा साहब, उनके खिलाफ भी शिकायत की जांच पड़ताल नैब ने शुरू कर दी है। तो क्या ये तासुर जो इल्ज़ामात लगते हैं ये एकतरफा कार्रवाइयों के, ये कम हो पाएगा? कोरोना की सूरत हाल पर भी हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे और इस पर अगले सेगमेंट में हमारे साथ जफर मिर्ज़ा साहब मौजूद होंगे और पहले सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद है आलिया हमजा साहिबा, रुकन कौमी असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। हमारे साथ मौजूद है शर्मिला फारूकी साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है, रुकन सूबाई असम्बली है। और माइजा अमीर साहबा MNA पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों को आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। सबसे पहले नाजरीन, बात हो जाए पेट्रोल की किल्लत के मामले पर। आज काबीना में जिस तरह हमने बात की, एक तवील बहस हुई इस मामले पे। काबीना के इजलास के शुरू में ही इमरान खान साहब ने कहा कि बाकी एजेंडा साइड पे रखें, पहले पेट्रोलियम मसनूआत वाले मामले पे बात करनी है। पेट्रोल क्यों शॉर्ट हुआ है, सवाल जवाब हुआ। वहाँ पे मुराद सईद ने सवाल उठाया कि कीमतें कम करने पर फ़ायदे के बजाय नुकसान क्यों हुआ है। और इस पर फिर मुराद सईद ने यह भी कहा कि पेट्रोलियम की किल्लत की वजह से अवाम ज़लील व ख्वार हो रहे हैं पेट्रोल की किल्लत की वजह से। और प्राइम मिनिस्टर काफ़ी बरम थे आज। और फिर ये भी कहा गया गुलाम सरवर खान साहब की तरफ से कि कहा जा रहा है सिर्फ 7 दिन का स्टॉक रह गया है, हालांकि 21 दिन का स्टॉक होना चाहिए, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के पास मैंडेटरी है। तो इस पर शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा कि नदीम बाबर साहब, आप टेक्नोक्रेट हैं, बताएं क्यों किल्लत हुई। असद उमर साहब ने कहा कि हमें ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है। और जिस पे उमर अयूब साहब जो कि पेट्रोलियम के मुतल्लिका वज़ीर है, उन्होंने कहा कि पार्लियामान में मैं जवाब दे चुका हूँ इस सारे मामले पर। और इस पे फिर बाबर एवान साहब ने कहा कि इसमें एक्शन मिसिंग है आपके जवाब में। वज़ीर आज़म ने कहा जो भी जिम्मेदार है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। पेट्रोलियम डिवीजन ओगरा 2 से 3 रोज़ में सप्लाई बहाल करें। और वज़ीर आज़म ने हिदायत की किल्लत पैदा करने वाली ऑयल कंपनीज़ का लाइसेंस मनसूख किया जाए। काबीना में आज इस पर भी फैसला हुआ। और यह भी फैसला हुआ कि छापामार टीमें ऑयल डिपोज़ का मुआयना करेंगी। ये तो थी कैबिनेट की कार्रवाई। लेकिन जब इस मामले पर कौमी असम्बली के अंदर भी सवाल हुआ वज़ीर पेट्रोलियम उमर अयूब साहब से, उन्होंने वहां पे क्या जवाब दिया था, जरा ये सुन लें। इस हाउस के तवज्जुह से मैं पब्लिक को भी कहना चाहता हूं कि पैनिक बाइंग जो है, उजलत में आके खरीदारी मेहरबानी करके ना करें। किसी किस्म की ना पेट्रोल में शॉर्टेज है, ना डीजल में शॉर्टेज है, ना मिट्टी के तेल में शॉर्टेज है।
आलिया हमजा साहब, ये क्या जवाब दे रहे हैं आपके वजीर पेट्रोलियम के पैनिक बाइंग ना करें? पेट्रोल मोटरसाइकिल वाले को 100 से 200 का मिल रहा है, गाड़ी वाले को 500 से 1000 का मिल रहा है। कौन कर रहा है पैनिक बाइंग? लोगों को बुनियादी ज़रूरत है वो नहीं मिल रही। और दूसरा, आप तो आए थे माफियाज को शिकस्त देने के लिए, मगर आप कहीं भी इस पर काबू पाने में अभी तक कामयाब नज़र नहीं आ रहे। पेट्रोल आपने सस्ता किया, आवाम की पहुँच से बाहर हो गया, जिस तरह मैंने पहले बात की थी। आटा आपने गंदम का प्रोक्योरमेंट टारगेट पूरा करने के चक्कर में 9 रुपये महंगा कर दिया। चीनी पे आपने चीनी की कीमतें बढ़ने का नोटिस लिया, तहकीकात हो गई, रिपोर्ट आ गई, लेकिन चीनी जो है वो आज भी 85 और 90 रुपये तक पहुँच गई कीमत, उसकी बढ़ी है, कम नहीं हुई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू समर साहब, बड़ा अच्छा इंट्रो दिया आपने, और जाहिर है ये सारा पब्लिक इंटरेस्ट में मीडिया को ये बातें उठानी चाहिए। थोड़ा सा रिमाइंड कराती जाऊँ हिस्ट्री से। 2015 पेट्रोलियम क्राइसिस होता है, कुछ भी नहीं होता, कोई रिपोर्ट नहीं होती, कोई कमीशन नहीं बनता। पेट्रोल क्राइसिस हुआ अगेन खान साहब में और पुरानी गवर्नमेंट में। यही फ़र्क है कि जब माफियाज हरकत में आते हैं तो हुकूमत उनके अगेंस्ट सिस्टमैटिकली काम कर रही है। और ये देखें कि उठाने वाला कौन है, मतलब अपोजिशन तो मुझे नॉन एग्जिस्टेंट लग रही है। हमारे मिनिस्टर्स ने उठाया, प्राइम मिनिस्टर ने कहा, और प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि मैं यहाँ रिलीफ देने के लिए बैठा हूँ। और जो उनकी स्टेटमेंट आज की कैबिनेट के बाद आई है वो हमें ये बता रही है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने बाकायदा ये हुक्म जारी कर दिया है कि जिसने भी, जिन ऑयल कंपनीज ने ये जो मसनूई किल्लत पैदा की है उनके लाइसेंस कैंसिल कर दे। यानी आपको नजर आता है अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट होता है फौरन ही उसके ऊपर, ये फौरन तो नहीं हुआ, 24 तारीख से ईद के पहले रोज से पेट्रोल की शॉर्टेज शुरू हो चुकी थी। और आज मैं यही बताना चाहती हूँ फर्क है पुरानी गवर्नमेंट और हमारे 17 दिन हो गए आज। मैं यही बताना आपको चाहती हूँ ना कि यही फर्क है। फिर आप आ जाए आटे चीनी बहरान के ऊपर, अगेन आटे का क्राइसिस हुआ, शॉर्टेज हुई, चीनी का हुआ, रेट का फर्क आया। मतलब 9 रुपए महंगा हो गया, पहले 6 रुपए महंगा हुआ, फिर 3 रुपए मजीद महंगा हो गया। मैं बिल्कुल सारी बातों का जवाब दे रही हूँ ना। मैं यही आपको बताती हूँ कि ये सारी चीजें असल में शायद थोड़ी सी हमें अपनी जो हिस्ट्री को जरूर अपने साथ लेकर चलना चाहिए, ताकि हमें ये अंदाजा हो कि ये माफियाज हमेशा से हरकत में थे, ऐसा कुछ नहीं था। बट दिस इज द फर्स्ट टाइम कि हुकूमत माफियाज के ऊपर हाथ डाल रही है। मुझे अभी तक हमें अवाम को इसका रिजल्ट अभी तक अवाम तक नहीं पहुंचा। अवाम के लिए सबसे, देखिए मेरी एक बात सुने, अवाम के लिए सबसे बड़ी बात ये थी कि पेट्रोल सस्ता होता है, रिलीफ अब भी अवाम को ही मिलना है। और वजीर आजम, पेट्रोल माफिया ने महंगा नहीं किया हुआ था, माफिया की वजह से सस्ता नहीं हुआ। पेट्रोल तो आलमी मार्केट में सस्ता हुआ। मैंने ये नहीं कहा कि माफिया की वजह से सस्ता, माफिया की वजह से अवाम तक पेट्रोल पहुंच नहीं रहा, मैं ये बात कर रहा हूं। अगेन मैंने भी यही कहा है, मैंने ये कहा है कि देखें हुआ क्या, आटे का बहरान हुआ, हमने उस पर काबू पाया, ठीक है, काबू पाया और उनके अगेंस्ट एक्शन हुआ, और हमें पता था। अब हमने इन टाइम गंदम की प्रोक्योरमेंट की और सारा कुछ हुआ। यही मैं आपको के चक्कर में सर एक आटा 9 रुपए महंगा हुआ। नहीं, मैं सिर्फ आपको 1 मिनट बता दूं, मैं सिर्फ थोड़ा सा इसलिए रिवाइज करवाना चाहती हूँ चीजें ताकि लोगों को मेमोराइज होती रहे। 2 फरवरी 2016 को शुगर का रेट इंक्रीज हो जाते, ये पुराना है। उसके बाद क्या होते हैं, उसके बाद भी 2010 में शुगर क्राइसिस आता है, 2014 में शुगर क्राइसिस आता है, 15 में आता है, 2053 छोड़ के गए चीनी की कीमत। नहीं, आपका जो है एक टाइम था 130 रुपए की भी चीनी बिकती थी। 2010 में जब क्राइसिस आता है, पीपल्स पार्टी PMLN को ब्लेम करती है कि इन्होंने गंदम की क्रशिंग स्टार्ट नहीं की। तो ये सारे 30 रुपए महंगी हो गई आपके 18, मैं बार-बार 35 रुपए। देखिए मेरी बात सुने, हमने जिस तरह से जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने किया ना, ये कोई नहीं कर सकता था। जो शुगर माफिया, ऑयल माफिया, आटा माफिया, यकीन माने प्राइसेस कम भी होंगी, रिलीफ अवाम तक पहुंचेगा, पेट्रोल मिल जाएगा लोगों को, एक 2 दिन में आ जाएगा पेट्रोल, वाफिर मिकदार में लोगों को मिलेगा। देखिए वाफिर मिकदार में मिलेगा, तो कोई नहीं कर रहा, आपके वजीर साहब जिस तरह दावा कर रहे हैं। मेरी एक बात सुने, कम कीमत में मिलेगा, वाफिर मिकदार में मिलेगा और अवाम को रिलीफ मिलेगा। प्राइम मिनिस्टर साहब का वादा है और वो पूरा करेंगे। कब से मिलेगा? सर अब मिल रहा है, अब तो मेरे ख्याल में काफी अभी तक तो नहीं मिल रहा। आज काबीना में इतनी लंबी बहस इसी मामले पे हुई है कि नहीं मिल रहा। क्या कहेंगे इस पे शर्मिला फारूकी साहबा? बात हो रही थी माफियाज की, ये माफियाज इतने ताकतवर क्यों हैं? आपकी पार्टी ने भी हुकूमत की है, मरकज में इस वक्त सिंध में आपकी हुकूमत है, ये हुकूमतें माफिया से आगे बेबस क्यों हो जाती हैं? क्या वजह है, इतने ताकतवर क्यों है ये माफियाज? जी बहुत शुक्रिया। देखिए पता है मसला क्या है कि इस हुकूमत में इतने नाअहल और इतने गैर जिम्मेदार लोग बैठे हुए हैं और ना ही उनको कुछ समझ है कि किस तरीके से हुकूमतें चलानी होती हैं।
और सबसे बड़ा जो इस कौम के साथ अलमिया है वो ये है कि ये हुकूमत प्रोएक्टिव नहीं है, और ये रिएक्टिव भी जब होती है जब सर से पानी गुजर जाता है। अब मसला ये है कि गैस का बहरान आया, खुद ही गैस का बहरान किया और खुद ही कमेटी बना दी। फिर चीनी का बहरान आया, खुद ही चीनी का बहरान पैदा किया, फिर खुद ही कमेटी बना दी। अब पेट्रोलियम का बहरान आया है, खुद ही बहरान पैदा किया और खुद ही कमेटी बना दी। कमेटी कमेटी खेल रहे हैं, कमेटी कमेटी चल रहा है। अच्छा, अब मजे की बात ये है मुझे समझ नहीं आता कि ये एक दूसरे से मुतालबा जो करते हैं, क्या समझते हैं कि ये ऑपोजिशन में बैठे हुए हैं, किससे मुतालबा कर रहे हैं? काबीना के लोग खड़े होकर बात कर रहे हैं एक दूसरे से, भाई आप तो कैबिनेट में हो, आप तो हुकूमत में हो, आपकी कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी मुतलका वज़ीर से सवाल पूछते हैं ना, बाकी कैबिनेट जो मेंबर्स हैं या प्राइम मिनिस्टर हैं वो मुतलका वज़रा से पूछते हैं जिन्हें रिस्पांसिबिलिटी दी गई है कि भाई ये क्यों शॉर्टेज है आज। वो ये भी कह रही है आलिया हमजा साहिबा कि भाई आप लोग तो नहीं पूछ रहे ना, मीडिया सवाल उठा रहा है और कैबिनेट के अंदर से सवाल उठ रहा है, अपोजिशन तो बात नहीं कर रही इस पे। ये तो सवाल उस वक्त उठ रहे हैं जब लोग सड़क पे चिल्ला रहे हैं। पहले आपने 12-12 हज़ार रुपए के लिए लोगों को लाइनें लगवाई, वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के पैसे देने के लिए। फिर आपने चीनी के लिए लोगों को लाइनें लगवाई, अब आप पेट्रोल के लिए लोगों को लाइनें लगा रही हैं। ये मीडिया सब कुछ दिखा रहा है। ये हर चीज रिएक्टिव होती है और लेट रिएक्टिव होती है। मसला ये कि बहरान होना ही चाहिए था। कौन से माफिया की बात कर रही है और कौन से माफिया के खात्मे की बात कर रही है? आपकी हुकूमत को 2 साल हो गया, अब 2010 में क्या हुआ तो 16 में, माफियाज तो हर गवर्नमेंट में होते हैं ना, माफियाज तो होते हैं हर गवर्नमेंट में। मैं आपसे जानना चाह रहा था कि ये माफियाज क्यों इतने ताकतवर होते हैं कि हुकूमत वक्त उन पे काबू नहीं पा सकती? क्योंकि आपने ये तो देखिए, मैं तो जी तो आपको ये हुकूमतें जो गुजरी है वो निकम्मी थी। आप तो निकम्मे नहीं है ना, आप तो बहुत समझदार हैं। आप तो एक प्लान लेकर आए थे। आपके तो असद उमर साहब जो थे वो आपके विज़र्ड थे। आपने तो ऐसे ऐसे लोग रखे हुए जो जिनको तो आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशंस निकालना चाहिए। क्या माफिया को शुगर माफिया की दें, मुझे अच्छा नहीं लगता नाम लेना, लेकिन ठीक है, क्योंकि शहजाद अकबर साहब प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं तो जिसमें वो का नाम लेते हैं तो 20% ऑफ द एंटायर प्रोडक्ट की काम करती है। ठीक, आपका लेकिन वो और उनके साहबजादे तो आपका कनेक्शन जरा वीक है, आपकी आवाज जरा क्लियर नहीं पहुंच रही। मैं दोबारा आपकी तरफ आता हूं। शमीला फारूकी साहिबा, मायजा मीर साहिबा, जो बात पहले की आलिया हमजा साहिबा ने भी कि अपोजिशन इस मामले पे तो कोई बात ही नहीं कर रही, और मेरा सवाल भी आपसे यही है कि हुकूमत जो है वो तो आज वज़रा ने भी सवाल उठाया इस मामले पे, और यकीनी तौर पे शॉर्टेज है, एक बड़ा संगीन मामला है जो हम बात करें, जहां कि हुकूमत माफिया पे काबू नहीं पाने में कामयाब हो पा रही, तो वहां अपोजिशन भी इस मामले में बात नहीं कर रही। आज PMLN की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है लाहौर के अंदर, वहां सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुद्दा है शहबाज शरीफ की नैब में पेशी। आपके नजदीक ये पेट्रोल की शॉर्टेज वाला मसला कोई इतना बड़ा मसला नहीं है क्या? क्या मुल्की अपोजिशन भी किसी माफिया के जेर असर है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात तो ये है कि आलिया हमजा साहिबा से पूछिए कौन सी ऑपोजिशन आवाज नहीं उठा रही, किस तरह आवाज उठाए ऑपोजिशन। ऑपोजिशन जिस तरह के हालात हैं कोरोना वायरस में, उस पे मीडिया पे आवाज उठा सकती है, नेशनल असेंबली पे आवाज उठा सकती है, और जो रह गए लोग रह जाते हैं उनको ये जो है इमरान खान साहब और नैब जो है उनको उनकी तलबी कर लेते हैं। तो इनसे पूछते हैं कि किस तरह अपोजिशन जो है अपना आवाज उठाए। ट्विटर पे हम लोग आवाज उठा रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हम कर रहे हैं। आज लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें तो कोई बात नहीं हुई पेट्रोल वाले मामले पे। मैं आपको क्लैरिफाई करती हूँ। बात ये है कि इशू से ये मसला हटाने के लिए, या ये शहजाद अकबर साहब को जो इनके किराए के सारे तर्जुमान हैं उनको इकट्ठा कर लेते हैं और फिर इल्जाम तराशी शुरू कर देते हैं ताकि इश्यूज के ऊपर बात ना हो सके। इश्यू फिलहाल ये है, आलिया हमजा साहिबा को कहें, इश्यू ये है कि आटा और चीनी उन दामों पे बिक रही है जब जो वो उस वक्त बिक रही थी जब कमीशन की रिपोर्ट आई भी नहीं थी, और अभी भी जो है वो ढीठ पुने की हद है कि हुकूमत की तरफ से कि अभी भी आटे की और चीनी की कीमत उतनी ही हाई है। और जब आप इनसे पूछते हैं कि क्यों नहीं कम हो रही, तो आप कहते हैं, ये कह देती हैं कि हम करने लगे हैं, हम कर देंगे, हम ये चीजें जो है वो जा रहे हैं। ये कह देना कि आप बोलते हैं तो आप पे हुकूमत जो है एहतसाब शुरू कर देती है, मुश्किल में डाल देती है, ऐसा तो नहीं है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस थी लाहौर में, वहां बात करनी चाहिए थी। वहां के शहजाद अकबर साहब ने तो किसी को नहीं रोका, अज़मा बुखारी साहिबा थी, अता तारड़ साहब थे, उन्होंने काफी इशूज में बात की, ज्यादा शहबाज शरीफ की नैब पेशी के वाले से बात की, इस पे भी वो बात कर सकते थे ना। हम इशू टू इशू बात करेंगे ना। आज जो इन्होंने नैब पे तलबी की
वो कोई उसका कोई बनता था, कोई रीजन बनता था कि आप सिंध के चीफ मिनिस्टर को पहले बुला रहे हैं, हाँ। फिर आप फॉर्मर चीफ मिनिस्टर को बुला रहे हैं, वहां पे वर्कर भी इकट्ठे होंगे, वहां पे लोग भी होंगे। ऑब्वियसली पॉलिटिकल पार्टीज है, हम सिलेक्टेड लोग तो नहीं है। पॉलिटिकल पार्टीज के लोग जब उनके लीडर जो हैं वो जाते हैं नैब में और उनको पकड़े जाने का होता है। मेरे ख्याल से आज पाकिस्तानी अवाम के लिए ज्यादा बड़ा मसला तो पेट्रोल ना मिलना है, लाइनों में तवील लाइनों में खड़े होकर पूरा दिन पेट्रोल का ना मिलना है। यार लीस्ट बॉर्डर के कौन पेश हो रहा है कौन नहीं हो रहा। आप मुझे आगे हमजा साहिबा से ये पूछ के बता दें कि आप जो है क्यों नहीं प्राइसेस जो है नीचे ला सक रहे। आपकी एडमिनिस्ट्रेशन भी आपके नीचे है, पुलिस भी आपके नीचे है। माइजा भी समझ आता हूं, मसला यह है कि जिस चीज की प्राइस नीचे आई भी, पेट्रोल की प्राइस कम हो भी गई 7 रुपए, वो मिल ही नहीं रहा मार्केट के अंदर, तो फिर प्राइस कम होने का फायदा क्या? मेरा सवाल ये है कि इन्होंने नेगोशिएट किया किसी के साथ, क्योंकि वो जिन्होंने प्रोक्योर किया था पेट्रोल जिस प्राइस पे, वो अब प्राइस कम नहीं करना चाहते। क्या वजीर आजम साहब जो हैं उन्होंने वो अपने तख्त से नीचे आएंगे, वो आके पेट्रोल पंप वालों से बात करेंगे, किसी से बात करेंगे तो जो है ये मसला हल होएगा ना। अगर आज 20 रुपए महंगा हो जाए पेट्रोल, देखिएगा मार्केट के अंदर पेट्रोल की इतनी वाफर मिकदार में अवेलेबिलिटी होगी। एक तो पेट्रोल पंप की पेट्रोल का मसला है, दूसरा आप लोग पेट्रोल पंप वालों से नेगोशिएट नहीं कर रहे, आप बातचीत नहीं कर रहे, तीसरा जब लोग इकट्ठे हो रहे हैं तो आप कोरोना और फैला रहे हैं। सही है, इस बात का कोई जवाब नहीं है। आप कह रहे हैं अपोजिशन आवाज नहीं उठा रही। ठीक है, मैं दोबारा तो आपकी तरफ जी आप रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। समर में माइजा बीबी को सिर्फ इतना बताना चाह रही हूँ कि ये कह रही है जब लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो कोरोना हो जाता है। आपने शायद लाहौर हाई कोर्ट की फुटेज नहीं देखी थी, जब शहबाज शरीफ साहब पेश हुए थे तो उनके साथ और वो भी मैं बताने लगी हूँ ना, मैं दोनों चीजें इन्हें रिमाइंड कराने लगी हूँ कि जी कोरोना तो बहुत होती है, लेकिन SOPs का हुकूमत को बस इनका ये काम है कि ये आए, पॉइंट स्कोरिंग करें, नथिंग मोर देन दैट। सबसे बड़ी चीज मैं इनको ये बता दूं, मैं बस याद कराऊंगी 2015 का पेट्रोल का क्राइसिस सबको याद है, LNG का क्राइसिस सबको याद है, लगी हुई लाइनें सबको याद है। असल में वो छोटे छोटे जिसे कहते हैं ना, नवाज शरीफ और जरदारी हर जगह बैठे हैं। यकीन माने, मैं आपको ये बता, ये कह के कि पिछलों में भी ये था, आप बरी जिम्मा तो नहीं हो सकते ना, आपसे तो आवाम आज आपसे पूछ रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि हम थे बुरे। हम वो लोग नहीं हैं जो किसी भी चीज से बरे जिम्मा होंगे। मैं अगेन ये बता रही हूँ, इन्होंने एक ऐसा सिस्टम डेवलप किया कि हर जगह वो छोटे छोटे नवाज शरीफ और जरदारी बैठे हैं, जिन पर हाथ डलेगा वो इन पर हाथ डलते हैं ना, इनकी चोरियों पर तो इनकी चीखें निकलती हैं। जी हम चोरी का नाम लेते हैं ना, हम वहां पर खड़े होकर चोर की आवाज लगाते हैं ना, तो हमें आती है कि जी ये नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को बुरा भला कह रहे हैं। मैं यकीन माने, ये जो शुगर इंक्वायरी पर ये बात कर रही थी कि जी कम नहीं हो रही, इन लोगों को और नैब जो है वो यकतरफा कोशिश करे। आज केसेस रिकमेंड हुए हैं हमारे एक्स मिनिस्टर्स के ऊपर, हमारे करंट मिनिस्टर्स के ऊपर। शुगर इंक्वायरी रिपोर्ट देख लें, वहां पर अगर इनको ये नहीं पता तो पीनल एक्शन हुआ है कि जिन्होंने सब्सिडी अप्रूव की है, चाहे वो हमारी गवर्नमेंट में, चाहे वो पहली गवर्नमेंट में। देखिए मेरी बात सुने, तो मान ही नहीं रहे कोई शॉर्टेज ऐसी, वो कह रहे हैं कि मेरी एक बात सुने, हमारे पेट्रोलियम मिनिस्टर को ही ये प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि मैंने अवाम को रिलीफ देने के लिए पेट्रोल को सस्ता किया है और अवाम को मिलना है। हमारे लोग आवाज उठा रहे हैं, हमारे मिनिस्टर्स खड़े होकर जवाब ले रहे हैं, क्योंकि हमारा मकसद अगेन यही है। सर देखिए, हमारा मकसद देखिए, उन्होंने कल भी कहा था, उन्होंने आज भी कहा है, और उन्होंने असेंबली में यह भी खड़े होकर कहा था कि जो जो लोग, जिन जिन लोगों ने अगर कोई ऐसी मसनूई किल्लत पैदा की है तो उनके अगेंस्ट उनके लाइसेंस कैंसिल होंगे, और ये बड़े स्ट्रिक्ट एक्शंस हो रहे हैं। और ये यकीन माने कि मतलब शुगर इंक्वायरी पे हम ये सुनते थे इंक्वायरी रिपोर्ट नहीं आएगी, कमीशन की रिपोर्ट नहीं आएगी, इंक्वायरी रिपोर्ट आई, कमीशन की रिपोर्ट आई, एक्शन नहीं होगा। मैं ये कहती हूँ अनप्रेसिडेंटेड एक्शन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने सेट किया शुगर इंक्वायरी की तरफ। ये लोग पढ़ते कुछ नहीं है, अभी तक तो नहीं हुआ किसी के खिलाफ सर। उन्होंने जो एक्शन स्टार्ट किया है, 7 उसके पॉइंट्स हैं, उन 7 पॉइंट्स पे मैं ये कहती हूँ, मैं यकीन माने, मैं इनसे अपनी दोनों जो मेरी कोलीग्स हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि उनको पढ़ें और इन लोगों की आंखें खुल जाएंगी कि क्या होने लगा है इन सारी चीजों के ऊपर। और हर माफिया किसी को नोटिस गया हो, किसी का नाम स्केल पे डाला हो, प्रॉपरली 90 डेज का जो मेरे ख्याल में 90 डेज का FBI को कहा गया कि उसने करना है, जो सेल्स टैक्स की चोरी हुई है, जो
आपकी वहां पर इलीगल प्लजिंग हुई है। इसी तरह से कीमत नीचे ले आए तो मेरे ख्याल से अवाम तक फायदा, अवाम ज्यादा इंटरेस्टेड इस चीज में कि कीमत कम हो जाए फौरी तौर पे। सर एक्शन साथ साथ होते रहे, ये भी एक्शन भी जरूरी है, वो भी साथ साथ होते रहे। दैट इज पार्ट ऑफ ऑल दिस इन्वेस्टिगेशन। और उसके अंदर जो मेजर रिलीफ है वो किसान के लिए, मेजर रिलीफ अवाम के लिए, और अल्टीमेटली फायदा वहीं तक जाएगा। शर्मिला फारूकी साहबा, आलिया अब्दुल साहबा कह रही है कि आज भी जो गड़बड़ हो रही है, पेट्रोल सस्ता किया, शॉर्ट हो गया, बाकी चीजें महंगी हो गई, सिस्टम के अंदर कहीं ना कहीं जरदारीज बैठे हैं, नवाज शरीफ बैठे हैं जो ये सारी गड़बड़ कर देते हैं। वो मामला फिर भी गवर्नमेंट नहीं मान रही, वो आपकी तरफ ही डाइवर्ट कर रही है कि कसूरवार कहीं ना कहीं आप लोग ही हैं जो सिस्टम के अंदर बैठे हैं कहीं ना कहीं। पता है क्या, इतना आसान है समर अब्बास साहब इनके लिए टू पास ऑन टू प्रीवियस गवर्नमेंट, बहुत आसान है। ये तो सबसे आसान रेटोरिक है जी, ये तो नवाज शरीफ ने किया, ये तो जरदारी साहब ने किया, ये तो फला ने किया, पीपल्स पार्टी खराब, पीएमएल खराब, ये इनका तकिया कलाम बन गया। मसला पता है क्या है, इनके पास जवाब और कोई नहीं है, दे डोंट हैव एन आंसर। क्योंकि जब एक कंटेनर पे चढ़ चढ़ के वादे करते थे उनका खात करेंगे, कर देंगे, 1 करोड़ नौकरियां देंगे और फला करेंगे, ना जाने क्या क्या चीजें, प्रोफेशनल बोर्ड्स लगाएंगे जी, स्टील मिल को रिवाइव करेंगे, तमाम चीजें बातें करते थे ना, कोई भी वादे पूरे नहीं हुए। अब इनके पास वही घिसी पिटी एक पुरानी टेप रह गई है जिसमें ये कहते रहते हैं जी ये तो ये पहले से आ रहा है, ये तो ये पहले से आ रहा है, ये तो जी 2010 2013 इसने कर दिया, उसने कर दिया, हम क्या करें, हम क्या करें, हम तो करेंगे। वो कब करेंगे, कब, व्हेन? 2 साल एक बड़ा तवील अरसा होता है, और आप तो ऑपोजिशन में बड़े सालों से बैठे हैं, तो आपके पास तो एक रोड मैप, एक स्ट्रैटेजी, एक प्लान ऑलरेडी इन प्लेस होना चाहिए था कि आप आए और उसको इम्प्लीमेंट करें। आप तो तब्दीली लेकर आए थे ना, आप तो एक नया पाकिस्तान बना रहे थे, तो उस नया पाकिस्तान में तो आपको किसी किस्म का कोई डर खौफ नहीं होना चाहिए। आपने सिंध में कितने माफियाज पे हाथ डाला है? क्यों आपने सिंध में कितने माफियाज पे हाथ डाला है? सिर्फ ये कह देना कि हम थे ही बुरे, इससे तो आप भी बरी जिम्मा नहीं होते। माफियाज पे हाथ, माफियाज तो हर किसी का मसला है, माफियाज अवाम को मुतासिर करते हैं। सिंध में समर अब्बास साहब आज भी बड़े अच्छे हालात हैं। हमने 3-3 अरब की सब्सिडी नहीं दी है लोगों को, हमने पिछले 3 साल से कोई सब्सिडी नहीं दी, क्योंकि हम लोकल, हमने पिछले 3 साल में कोई चीनी के ऊपर सब्सिडी नहीं दी, क्योंकि जरूरत ही नहीं थी। ना हमने चीनी एक्सपोर्ट करी है, ना यहाँ से किसी ने चीनी एक्सपोर्ट करी है, ना यहाँ पर चीनी महंगी हुई है, ना हमने किसी को सब्सिडी दी है। सब्सिडी इन्होंने दी है, वजीर आला पंजाब ने दी है, और वो मैं तो माफियाज की बात कर रहा हूँ, कब दी है? माफियाज की बात कर रहा हूँ। सिंध में आपने कितने माफियाज पे हाथ डाला है? नहीं, मेरी बात सुने, ये जिम्मेदारी कैसे तहरीक इंसाफ की है आपकी? ये नहीं, ये जिम्मेदारी इस वक्त सिर्फ तहरीक इंसाफ की है, क्योंकि तहरीक इंसाफ जो है वो वफाक में बैठी हुई है, और तहरीक इंसाफ लेवल पे भी तो ऑपरेट करते हैं ना जी, कौम के ये वादा था। नहीं, सूबाई लेवल पे तो जो हमारा काम है हम कर रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह 18वीं तरमीम के पास जो जो इख्तियारात हमारे पास हैं, हम उसके ऊपर कौम की खिदमत कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ये एक बड़े भोंडे तरीके से काम हो रहा है। आप मुझे बताइए ना, शहजाद अकबर साहब जिस शुगर मिल का बार बार अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस जिक्र करते थे, उसके मालिक तो चले गए यार लंदन। चले, मुझे एक तैयारे में बैठ के, तो फिर आप किसका इंतजाब करेंगे? मुझे एक ब्रेक लेनी है, ठीक है, मुझे एक ब्रेक लेनी है। ब्रेक से वापस आएंगे तो डिस्कशन को यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे। नाज़रीन, यहाँ एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो डिस्कशन में कुछ मजीद अहम इश्यूज को शामिल करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक द शो। नाज़रीन, ब्रेक से पहले बात कर रही थी शर्मिला फारूकी साहिबा माफियाज पे हाथ डालने के हवाले से कि माफियाज पे हाथ डालना क्या सिर्फ तहरीक इंसाफ की ही जिम्मेदारी है, चूंकि उन्होंने दावा किया था कि हम हाथ डालेंगे, या फिर सूबाई हुकूमतें जहाँ सिंध में पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट है उनकी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो भी माफियाज पे हाथ डालें। जी, कंटिन्यू कीजिएगा अपनी बात, आपकी बात नामुकम्मल रह गई थी शर्मिला फारूकी साहिबा। देखिए, बात पता है क्या है, ये जो है आवाज जो है वो जिम्मेदारी है। आवाज कट रही है आपकी, जरा मैं कनेक्शन आपका बेहतर हो जाए। मैं दोबारा आपकी तरफ आता हूँ शर्मिला फारूकी साहब, माजरत रहा हूँ मैं। माइजा मीर साहिबा, सिर्फ ये कह देना कि वफाक पे जिम्मेदारी है तो आप डाल रहे हैं मुख्तलिफ। अब शहबाज शरीफ साहब आज भी पेश हुए, आपने कहा कि ख़तरा है कोरोना फैलने का बहुत ज़्यादा। आज जब शहबाज शरीफ साहब पेश होते हैं नैब में
ये वही नैब है जहां एक हफ्ते पहले शहबाज शरीफ साहब इसलिए पेश नहीं हो रहे थे कि वहां कोरोना है, लग सकता है, वहां के 10 से 12 मुलाजमीन में कोरोना वायरस की तस्दीक हो चुकी है। तो आज भी तो नैब वही था, लेकिन फ़र्क सिर्फ यह है कि उस वक्त शहबाज शरीफ साहब को गिरफ्तारी का डर था, आज उनके पास एक हिफाजती ज़मानत मौजूद है कि गिरफ्तारी नहीं होनी थी। मतलब वो वायरस से नहीं डर रहे थे, वो गिरफ्तारी से डर रहे थे। और आज कारकुनान आपके फिर निकले बड़ी तादाद में। मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि अगर आप पॉलिटिकली जो किसी भी लीडर को, पार्टी के लीडर को आप गैर ज़रूरी और इंतकामाना कार्रवाई के लिए जो है बाहर बुलाएंगे और वो हाजिर होगा, तो फिर उसके वर्कर ज़रूर निकलेंगे, क्योंकि आप उनके साथ इंतकामी कार्रवाई कर रहे हैं और वो एक विक्टिम है। दूसरी बात ये है कि आलिया हमजा साहिबा ने कहा कि वो हम कोरोना फैला रहे हैं, तो ये इनसे अर्ज है कि अगर ये नायब न्याजी साहब का गठजोड़ ना हो और ये उन लोगों को, शहबाज शरीफ साहब जैसे लोगों को, जो कोरोना वायरस में इनकी मदद करना चाहते थे, जो इंग्लैंड से आए थे ताकि इनको जो है, जिस तरह उन्होंने डेंगू में काम किया, इस तरह इनको जो है किसी तरह जो है एडवाइस दे सकें, जो ये सुनने को तैयार नहीं है, जिन्होंने पंजाब को पूरा बनाया है, आप उनसे इंतकामाना कार्रवाइयां ले रहे हैं। और दूसरी तरफ वो सेट ऑफ रिकमेंडेशंस बना के मीडिया पे ही ले आते ताकि पता लगता कि आपकी पॉलिसी ज्यादा बेहतर है। रिकमेंडेशन तो देने के लिए हमने जब मीटिंग कॉल की तो प्राइम मिनिस्टर साहब की जो है, तो आप आवाम के सामने रखते थे ना कि भाई ये हमारी रिकमेंडेशंस है, गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट नहीं कर रही। दूसरी बात जो आप आज मेन पॉइंट जो आप बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं आप माफिया। माफिया की डेफिनेशन क्या होती है? माफिया की डेफिनेशन होती है कि जो टॉप पे हेड बैठा होता है उसकी अप्रूवल से चंद लोगों को फायदा हो, और वो चंद लोग जो हैं वो उस माफिया के जो हैं वो उसमें पार्टनर हो, और वो चंद लोग जो हैं वो जब प्रॉफिट कमा लें तो वो फिर माफिया के जो हेड है उसको वो पैसे जो हैं गिफ्ट करें। तो आप ये हुकूमत वाली बात आपने एक्स्ट्रा ऐड कर दी है। माफिया तो मैंने हुकूमत नहीं कहा, मैंने ये कहा कि इनके जो टॉप पे हेड बैठा होता है। आप सुन लें, अब टॉप पे हेड पे कोइंसिडेंटली आपको भी पता है कि इमरान खान साहब बैठे हुए हैं, तो आप उधर ही लेंगे बात। बैठे हुए हैं। उसके बाद जब बुज़दार साहब और इमरान खान साहब ने बार बार जो आलिया हमजा साहिबा ये लेकिन की कहती हैं कि हम तारीफ करें, हम इनकी बार तो शुरू हो चुकी है ना कार्रवाई। माइजा हमीद साहिबा, आज नैब ने तहकीकात की मंजूरी दे दी है ना। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल आमिर कियानी साहब, उनके खिलाफ तहकीकात की मंजूरी दे दी है। वो साबिक वफाकी वजीर रह चुके हैं, सेक्रेटरी जनरल है पीटीआई के। हवा में कार्रवाई नहीं होती। कार्रवाई तब होती कि आप कमीशन की रिपोर्ट आने से पहले आप जो है किसी को प्राइवेट त्यारे से लंदन भेज देते हैं। बात हुकूमत ने तो नहीं भेजा मेरे ख्याल से। वो आप मुझे बताएं, नहीं तो आप मुझे तो खुद कह रहे हैं कि वो अपने जिनका साल में 2 दफा चेकअप होता है उसके लिए गए। जब आप नवाज शरीफ को नहीं जाने देते, जब आप शहबाज शरीफ को नहीं तो अगर कल को जहांगीर तरीन साहब वापस आ गए, मियां नवाज शरीफ साहब के लिए बड़ी मुश्किल बन जानी है आपके लिए कि भाई उन्हें भी फिर आपको लेके आना पड़ेगा वापस, फिर ये मुतालबा बड़ा जोर पकड़ेगा। मुझे तो लग रहा है कि वो वापस आ जाएंगे और मुश्किल फिर आपके लिए खड़ी हो जानी है। देखिए मेरी बात सुने, जब आपने चोरी की है ना और आपकी चोरी टॉप लेवल पे हुई है, मैं तो उनको कहती नहीं जो लोग बाहर गए हैं आप पकड़े उन लोगों को जो हेड पे बैठे, हेड ऑफ द बैठे हैं। अच्छा ये नहीं, जो आप नैब पे वन साइडेड कार्रवाई का इल्जाम लगा रही हैं। नहीं, नैब की थोड़ी सी नजर उधर जो है करम तो हो गया ना। आज तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल आमिर कियानी के खिलाफ तहकीकात की मंजूरी हो गई है। सिटिंग जो मोहम्मद खसूसी बराए सेहत जफर मिर्जा साहब के खिलाफ शिकायत की जांच पड़ताल नैब ने शुरू कर दी है। मैं नहीं जानती कौन आमिर कियानी साहब है, मैं जानती हूँ बुज़दार साहब को जो पंजाब तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल हैं। मैं जानती हूँ इमरान खान साहब को जिन्होंने जो पाकिस्तान के सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है, इन्होंने इजाजत दी थी तो ये सारा काम जो है हुआ। आज चले ये एहतसाब का पैमाना बड़ा सख्त है कि आप कह रहे हैं कि खान साहब पे हाथ डले तो तब आप मानेंगे। चले बहरहाल मैं दोबारा तो आप जरूर डालना चाहिए, दोबारा तो आपकी तरफ शरीफ पे आप डाल रहे हैं या शहबाज शरीफ पे डाल रहे हैं, तो खान साहब कहाँ ऊपर से आए हैं? तो मामला एक आ गया था ना उस वक्त, पनामा आ गया था, उसमें नाम था उनका, तो सारा मामला उनकी तरफ गया। आवाम की जेबों से आप लोगों ने चोरी कर रहे हैं और अभी भी कर रहे हैं। अभी भी 80-90 रुपए चीनी जो है लोग खरीद रहे हैं यूटिलिटी स्टोर से। आप मुझे ये बताएंगे बहुत बड़ा डाका नहीं है? अच्छा मैं दोनों का जवाब दे दूं।
मैं ज़रा दोनों का जवाब दे दूं। अच्छा, मैं सबसे पहले तो कहूँगी माइज़ा बीबी मासूम ही कहूँगी मैं इनको कि ये एक तरफ तो ये मतलब या तो कोलोफेल में तजाद कहूँ या मासूम कहूँ कि इनको सलमान शहबाज भूल जाते हैं, अली इमरान भूल जाते हैं, इसहाक डार भूल जाते हैं। मतलब नवाज शरीफ साहब 5.5 महीने से बैठे हुए हैं और अब कहीं वो हवाखोरी कर रहे हैं, कहीं पर वो डबल एक्सप्रेसो पी रहे हैं। फिर आ जाए जी, ये जो हमारे कमांडर लेके आना मरकज को फाइल भेजिए। देखिए मेरी बात सुनिए, ये जो हमारे कमांडर सेफगार्ड की बात कर रही थी, कमांडर सेफगार्ड जो आए थे लंदन से कोरोना से लड़ने, उन्होंने नैब को कह दिया जी मैं तो कैंसर पेशेंट हूँ, मैं तो 69 ईयर्स का हूँ, मैं तो आ ही नहीं सकता। वो वर्चुअल इजलास, हम कहते रहे वर्चुअल इजलास बुलाए, उन्होंने कहा फिजिकल इजलास बुलाना है, लेकिन फिजिकल इजलास बुलाकर वो इजलास में खुद नहीं आए। फिर माइज़ा बीबी, मुझे तो सिर्फ ये सवाल का जवाब, हमारी पूरी हुकूमत क्या, हम सब ये ढूंढ रहे हैं वो शहबाज शरीफ की जो है वो 10 भैंसें कहाँ हैं जो वो नैब में जाकर बता रहे हैं, जिससे वो करोड़ों रुपए की चीज़ें कमा कर बेच रहे हैं। और आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैं आज ये बता दूं कि आज वो अपनी करप्शन को मान भी चुके हैं वहां पर, क्योंकि जब उनको उनकी टीटियां दिखाई गई हैं जो टेलीग्राफिक ट्रांजैक्शन हुई है उनके अकाउंट के अंदर, ये जी आपके एंकर साहब ने उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर ये डाली है कि 37 क्वेश्चंस थे, 4 क्वेश्चंस के जवाब दिए। यहां तक बताया गया कि नैब ने उन्हें क्या खिलाया पिलाया, यहां तक बताया गया कि वो अपनी करप्शन मान चुके हैं। जब उनको उनकी टीटियां दिखाई गई हैं तो वो चौंक पड़े और उन्होंने सारा मलबा अपनी औलाद पर डाल दिया है। तो बड़ा दावा आ गया है। मेरी तरफ से दावा नहीं आया। आज मुस्लिम लीग नून के डिप्टी सेक्रेटरी जनरल का दावा मैं सुना देता हूं, मैं आपको पार्टी का मौक़िफ़ सुना देता हूं ना। आज डिप्टी सेक्रेटरी जनरल अता तारिक साहब ने बड़ा दावा किया है, वो कह रहे हैं साबित करें अगर कोई टीटी लगाई है शहबाज शरीफ साहब ने कानून के मुताबिक। जरा सुनाइए वो क्या दावा है जी। शाहिद अकबर साहब को मैं दोबारा चैलेंज करता हूं कि शहबाज शरीफ साहब की 1 रुपए की टीटी साबित कर दें तो मैं पार्टी रुकनियत से ओहदे से इस्तीफा दूंगा। वो मुस्लिम लीग नून के डिप्टी सेक्रेटरी जनरल आपको चैलेंज दे रहे हैं कि साबित करें। मैं बता देती हूँ जी, मैं बिल्कुल बता देती हूँ, मैं बिल्कुल, मैं ये देखें मेरी सीधी सी है, इनसे ये पूछें कि इनका 18 मतलब बात किसी और तरफ चल जाएगी क्योंकि वो लंबी वो है, 18,000 रुपए वाली तनख्वाह वाला मुलाजिम है, उसके नाम के ऊपर करोड़ों की जायदाद निकलती है और राना सनाउल्लाह बैठ कर ये मानते हैं कि अगर मैं मुलाजिम के नाम के ऊपर पैसे रखता हूं तो मैं क्या गलत काम करता हूं। तो ये मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं, किकबैक्स के पैसे आते हैं और जब इनसे पूछा जाता है तो ये या भैंसों पर डाल देते हैं या ये दादा मरहूम पर डाल देते हैं या ये अपने बच्चों पर डाल देते हैं। और कयामत का समा होता है, इनको ना अपनी बीवी की याद आती है ना इनको अपने बच्चों की याद आती है। फिर मैं शर्मिला बीबी का जवाब इसलिए देना चाहूंगी बिकॉज वो काफी चीजें भूल जाती हैं। उनको जो लग रहा है ना, एक तो उनको ये भी याद नहीं रहता कि 4 अरब की सब्सिडी दी थी सिंध गवर्नमेंट ने, एडिशन टू सब्सिडी जो फेडरल गवर्नमेंट ने दी थी और इन्होंने स्टेट बैंक को नहीं बताया था। फिर इन्हें आटे की रिपोर्ट में ये भी भूल जाते हैं कि इनके वहां से 10 अरब के आटा चोरी होता है और ये प्ली बार्गेन करते हैं। फिर इन्हें ये भी भूल जाते हैं, इतने इनको सिंध के अच्छे हालात लगते हैं, इन्हें 2 साल पीटीआई की गवर्नमेंट याद होती है, अपने 12 साल अपने वफाक के जो 10-15 साल है वो याद नहीं होते। ना इन्हें डॉक्टर फुरकान याद आते हैं, ना इन्हें वो 7 बच्चे ठट्ठा के मरे हुए याद आते हैं जो जब उनको बचाने के लिए पेरेंट्स जाते हैं अस्पताल में तो डॉक्टर नहीं होता, वहां पहुंचते हैं तो एम्बुलेंस में पेट्रोल नहीं होता, आगे से जाते हैं तो मछली के गंद वाली गाड़ी में उन बच्चों को दफनाने के लिए लिया जाता है। उम्मे रुबाब किन पे इल्जाम लगा रही है, इन पे इल्जाम लगा रही है। मीर हसन अबरो एरिया रगड़ के इनके ये हालात हैं। इनको तो मैं कहती हूँ ये कैसी बातें करते हैं और जब इनसे कहे तो ये फखर से कहते हैं कि जी हम तो थे ही बुरे। जी आप बुरे नहीं थे। आपके केपी के वज़ीर आला साहब सवात में उनके इलाके में उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में औरत ने गाड़ी में रोड पे बच्चे को जन्म दिया है। देखिए मेरी एक बात सुने, बहुत अच्छी नहीं है। देखिए मेरी एक बात सुने, हम कभी भी किसी ऐसी चीज को हम हमेशा ये कहेंगे कि जी हम तो इतने बुरे या अच्छे नहीं थे, हम ये कहेंगे हम कोशिश करें अवाम को रिलीफ देने के लिए आए, अवाम के वोटों से आए, अवाम के लिए आए और जहां कहीं भी कुछ गलत होगा हम एक इंप्रूवमेंट की तरफ से जाएंगे और यही हमारे ठीक है। 2 साल हो गए, लोग देख रहे हैं वो इंप्रूवमेंट कब आएगी। आपके पास टाइम बड़ा कम रह गया, आगे 3 साल रह गए टोटल। शर्मिला फारूकी साहब कंक्लूड कीजिएगा डिस्कशन को। काफी ज्यादा इल्जामात आप पे लगे, काफी ज्यादा फैक्ट्स आपके सामने रखती हैं। आलिया हमजा साहब ने सिंध के अंदर सिचुएशन क्या है इस वक्त, उस पर भी बात कर लें और अपनी बात पहले आपकी नामुकम्मल रह गई थी वो भी कंप्लीट कर लें प्लीज। पता है समर अब्बास साहब मसला क्या है कि जब ये ऑपोजिशन में थे जब भी हमसे सवाल पूछते थे, आज हुकूमत में तब भी हमसे ही सवाल पूछ रहे हैं, अपनी जवाबदेही नहीं है। देयर इज नो अकाउंटेबिलिटी कि इन्होंने 2 साल में क्या किया या जो ये वादे करके आए थे उस पे कितने वादों पे ये पूरे होते हैं, जो कि हर चीज पे इन्होंने यू टर्न लिया। ये बड़ी चीजें बता रही सिंध के हवाले से, मैं दो चीजें बता दी थी, शायद जवाब दे दें। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर BRT के ऊपर पेशावर हाई कोर्ट ने FIA को तहकीकात का हुक्म दिया।
इनकी हुकूमत, खैबर पख्तूनख्वा की सुप्रीम कोर्ट गई और स्टे ऑर्डर ले आई। बिल्कुल, आप इतने शफाफियत के दावों के बरक्स, आप इतने अच्छे हैं, तहकीकात करवाए ना एफआई से। फिर इनके वजीर आला ने एक कमेटी बनाई स्पेशल ब्रांच के तहत। उस कमेटी की रिपोर्ट है कि 7 अरब रुपए की करप्शन हुई, जो इनके वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने बनाई, और इन्हीं की स्पेशल ब्रांच ने वो फाइंडिंग्स दी कि 7 अरब रुपए का जो है वो करप्शन हुई है बीआरटी में। दूसरी चीज, बच्चों की बात कर रही है, मैं इस बात पे बिल्कुल किसी किस्म की मेरी एक बिल्कुल वाजे एक मौकफ है कि बच्चे की सेहत के हवाले से देयर इज नो कॉम्प्रोमाइज। अगर सिंध में एक भी बच्चा मरा है, हम जिम्मेदार हैं। कहीं भी कोई कोताही हुई है, अगर कहीं भी कहीं दवाई नहीं मिली, हम जिम्मेदार हैं। लेकिन इसके साथ साथ इनके वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने, और पंजाब के अंदर भी कभी चंद महीने पहले की बात है, एक रिपोर्ट आई थी और इन्होंने खुद वहां की स्पेशल ब्रांच को कहा था कि आप ये मालूम करें कि कुत्ते के काटने की दवाइयां कितने अस्पतालों में, 87% अस्पतालों में दवाई मौजूद नहीं थी। ये इनकी स्पेशल ब्रांच पंजाब की रिपोर्ट है। ठीक है, बात करने के लिए बहुत सारी है। इस वक्त जो बात हो रही है ना कि आपका चीनी का बहरान, आपका पेट्रोल का बहरान, ये क्यों आया? आप हर चीज डाल देते हैं, कमेटी बना देते हैं और डाल देते हैं माफिया के ऊपर, और हाथ झाड़ के आप बैठ जाते हैं और कहते हैं जी माफिया तो इनके टाइम से चला आ रहे हैं। आपने किया क्या है? व्हाट एक्शन हैव यू टेकन नाउ? आपको प्रोएक्टिव, आपको तो पता था ये माफियाज हैं, ठीक है, सबको पता है ये माफियाज हैं, आपने माफिया का खात्मा क्यों नहीं किया? क्यों ये बहरान पैदा होने दिया? ये आपकी जिम्मेदारी, आप हुकूमत में भाई, लोग आपसे आप लोगों ने भी तो एक्शन नहीं लिया ना। माफिया चले आ रहे हैं, आज आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सिर्फ तहरीक इंसाफ ही खत्म करेंगे सारे माफिया को। मेरे पास टाइम जो है वो मैंने कंक्लूड करना डिस्कशन को। ठीक है, हमारे दौर के अंदर 2-2, 3-3 तरीके से लोगों को नहीं लूटा जाता था कि एक्सपोर्ट भी कर दो और आम मार्केट के अंदर चीनी अवेलेबल। मैं माफियाज की बात कर रहा हूँ, मैं माफियाज की ओवरऑल बात कर रहा हूँ। माफियाज है ना, क्योंकि माफियाज को कंट्रोल किया हुआ था, माफिया के साथ खड़े होकर हमने लड़ा। मैं बता देती हूँ और कहाँ लड़ाई की? आज दुनिया, इनके पास तो इतनी अपॉर्चुनिटी है अब्बास साहब, ठीक है, इस वक्त तो जो पेट्रोलियम की प्राइसेस है आलमी मंडी में, ठीक है, चले, शायद 100 सालों में नहीं हुई। ठीक है, ठीक है, उसके बावजूद ही आवाम को 20 सेकंड में आप कंक्लूड कर ले, रिस्पॉन्ड कर ले। मैंने फिर ठीक है, ओके, मुझे तो आपका पॉइंट आ गया, पॉइंट आ गया आपका। शर्मिला बीबी को ये बता दूं, शर्मिला बीबी बहुत सी चीजें भूल जाती हैं, उनको मैं याद करा दूं। 2010 में शुगर क्राइसिस आपका आया, LNG की लाइनें आपकी लगी, अंडा, चीनी, पोल्ट्री, एक चीज महंगी आपके दौर में हुई। सिंध की जो आपको करप्ट हुकूमत कहा जाता है, आपके ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट आपके अगेंस्ट आती है, जलजले के पैसे, ज़कात के पैसे आप लोग खा जाते हैं। बरल जो बात समझ फिर भी नहीं आती। मैं सिंपल ये कह रही हूँ आपको, और सबसे बड़ी बात आपके बारे में तो मैं कुछ भी इसलिए नहीं कहना चाहती कि ये कि जनवरी 2019 से लेके जनवरी 2020, और ये प्री कोरोना टाइम्स है, 10 लाख लोगों की 12 महीने में 10 लाख लोगों की नौकरियां चली गई, बेरोजगार हो गए। ठीक है, बरल आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि आज जो हुकूमतें हैं, सूबाई हुकूमतें हैं या मरकज में बैठी तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, उनसे उनका सवाल किया जा रहा है कि भाई आप बताएं, दूसरे पे सवाल उठाना बड़ा आसान है, अपना बताएं कि आपने 20 माह के दौरान क्या किया है, आवाम को कौन सा रिलीफ फ्राहम किया है। दूसरों पे इल्ज़ाम तराशी से मेरे ख्याल से कोई भी बरी जिम्मा अपने ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उससे नहीं हो सकता। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमान का आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो कोरोना वबा के बारे से बात होगी, डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा साहब हमें ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक दोस्तों। नाज़रीन, पाकिस्तान में कोरोना वायरस तेज़ी से फैल रहा है। आज के केसेस को मिलाएं तो 1,08,317 केसेस पाकिस्तान में हो चुके हैं। अमवात भी 105 हाईएस्ट अब तक की पाकिस्तान के अंदर हुई हैं गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान। और ओवरऑल नाज़रीन देखा जाए तो नए केसेस के अतबार से, एक दिन में ज़्यादा केसेस आने के अतबार से देखा जाए तो पाकिस्तान दूसरे नंबर पर है रूस के बाद। और अमवात के अतबार से जो यानी कि 24 घंटे के दौरान 105 अमवात पाकिस्तान में हुई, तो एक दिन में होने वाली अमवात के अतबार से पाकिस्तान दुनिया में तीसरे नंबर पर है। और केसेस के लिहाज से पाकिस्तान का 15 नंबर है। और टेस्टिंग के अतबार से आज हम पूरी दुनिया में 25वें नंबर पर खड़े हैं। हम किस सिमत में जा रहे हैं, क्या हमारी सिमत दुरुस्त है और आगे क्या उम्मीद है बेहतरी के हवाले से डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा साहब मैं ज्वाइन कर रहे हैं, वज़ीर आज़म के मुआविन खसूसी बराए से। सर, WHO ने पाकिस्तान को एक एडवाइजरी जारी की है कि भाई आप 14 दिन के बाद के 14 दिन का यानी कि 2-2 हफ्ते का लॉकडाउन करें और सख्त लॉकडाउन की वहाँ से WHO ने रिकमेंड किया है।
कोई लॉकडाउन की तरफ हम दोबारा जा सकते हैं, या फिर अब ये लॉकडाउन का तस्करा जो है ये ख़त्म हो गया, लॉकडाउन नहीं हो सकता, जो हादसा बड़ा इस पर क्लियर है? जी शुक्रिया बहुत बहुत। सबसे पहले आपने जो आदाद-ओ-शुमार बताए वो बिल्कुल ठीक हैं, जिसका मतलब ये है कि हमारे यहाँ जो लोकल ट्रांसमिशन है डिजीज की, जो कि तकरीबन अब 94-95% के करीब पहुंच चुकी है, वो जाहिर है कि वो बढ़ रही है, और जिसका मतलब ये है कि बीमारी फैल रही है। जब बीमारी फैलती है तो जाहिर है उसका पता हमें टेस्टिंग से लगता है। टेस्टिंग हमारी जो है बतदरीज बढ़ी है। आपने ये जिक्र नहीं किया अपने तमाम अदाद-ओ-शुमार में कि आज की जो टेस्टिंग है ये भी अब तक की होने वाली टेस्टिंग 24,620। हाँ, वो सबसे ज्यादा है। सर ये इस बेंचमार्क पे हमने अप्रैल के आखिर में पहुंचना था, जो दावे आप लोगों ने किए थे शुरू में। जी बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। और मैं बिल्कुल उससे इनकार नहीं कर रहा कि हमने ये दावा नहीं किया था, इसलिए कि हमारा एम्बिशन ये था। एम्बिशन के अचीव करने में, उस तक पहुंचने में बहुत सारी दुश्वारियां होती हैं और बहुत सारे इसमें फैक्टर्स थे। कैपेसिटी अब भी हमारी 30,000 से ज्यादा है। अगर हम हर चीज परफेक्टली काम करना शुरू कर दे तो पाकिस्तान इस वक्त 30,000 से ज्यादा टेस्ट डेली की बुनियाद पे कर सकता है। आने वाले दिनों में हमें बड़ी उम्मीद है कि वैसे ये और काफी बढ़ेगी। हैविंग सेड दिस, अब इस बात पे आ जाते हैं कि यकीनन बीमारी बढ़ रही है, और प्राइम मिनिस्टर साहब भी आपको कल भी और पहले भी वो ये कहते रहे हैं, तो लिहाजा इसमें कोई बहुत ज्यादा ताज्जुब की बात नहीं है। जहां तक लॉकडाउन और WHO के लेटर का ताल्लुक है, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, मैंने अभी तक लेटर देखा नहीं, मेरे तक नहीं पहुंचा, मैं सुबह मसरूफ था। लेकिन जो आप मुझे बता रहे हैं, मसलन 1-2 मैसेजेस मुझे इसमें आए हैं, मैंने मंगवाया, अभी लेटर में देखूंगा। सही है, तो उस पर भी मुझे ताजुब नहीं है। इसलिए लाहौर में तो सर कह रहे हैं कि टेस्टिंग किट्स ही खत्म हो गई हैं लाहौर के सरकारी अस्पतालों में। नहीं, पाकिस्तान में किट्स की दस्तयाबी का कतन कोई मसला नहीं है। हमारे पास लाखों की तादाद में किट्स मौजूद हैं। हो सकता है कहीं कोई टेम्पररी शॉर्टेज हुई हो तो वो हम पूरी कर देंगे, वो कोई मसला नहीं है। लॉकडाउन का आप क्लियर है कि लॉकडाउन फिलहाल कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है लॉकडाउन का, वो उस एक्सरसाइज नहीं कर सकते आप किसी मौके पे? जी मतलब एक जो हमारी ओवरऑल, मतलब इसको इस तरह ना आप एक्सप्लेन करें, इसको इस तरह एक्सप्लेन करें कि हमारी इस वक्त हिकमत अमली क्या है। सही। और हमारी स्ट्रेटेजी इस वक्त यही है कि जनरलाइज लॉकडाउन नो, क्योंकि वो पाकिस्तान उसका मुतहम्मल नहीं हो सकता, उसके नुकसानात बीमारी से भी ज्यादा हैं। ठीक है। दूसरे ये है कि फिर करना क्या है। करने के लिए हमने जो SOPs के ऊपर जो अब अकाउंटेबिलिटी शुरू की है, और जो हमारी TTQ की जो स्ट्रेटेजी है, इनका कॉम्बिनेशन जो है वो हमें इट विल एनेबल अस टू लिव विद द वायरस। अच्छा सर, ये जो कल जो प्राइम मिनिस्टर ने बात की कि जुलाई के आखिर पे या अगस्त के शुरू में पीक आ सकती है, तो ये पीक के वाले से क्या एस्टिमेशन है कि नंबर ऑफ केसेस कहाँ तक जा सकते हैं और अमवात कितनी हो सकती है? देखें, ये जो प्रेडिक्टिव मॉडलिंग की जो पूरी साइंस है ना, ये कोई परफेक्ट साइंस नहीं है। इसके अंदर हम कुछ चीज़ों को फैक्टर कर पाते हैं, कुछ को नहीं कर पाते, और कुछ को नहीं कर पाते इसलिए कि हमें उनका पता ही नहीं होता। लिहाजा जो भी आपको प्रेडिक्टेबल नंबर्स मिलते हैं वो कोई यकीनी नंबर्स नहीं होते। लेकिन बहरहाल, अच्छा, दूसरा ये है कि हमारे यहाँ क्वालिटी ऑफ डेटा जो है ना वो इतना अच्छा नहीं है कि जो हमें 2 हफ्ते से ज्यादा की क्लियर विजिबिलिटी दे सके फ्यूचर में। अच्छा, हैविंग सेड दिस, जो इस वक्त सूरत हाल नजर आ रही है, और खास तौर पे जो हमने दूसरे ममालिक के तजर्बात को अभी तक देखा है, और वहाँ पे इस आउटब्रेक का जिस तरीके से ये चला बढ़ा और फिर यानी प्लेटू आया और फिर आहिस्ता आहिस्ता कम हुआ, उन सारी चीजों को अगर हम मद्देनजर रखें तो जो फिर प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा ना जी, जुलाई एंड अगस्त, तो ये हमारा भी वही तकरीबन टाइम पीरियड बनता है। अच्छा सर, ये जो एहतियात की बात हो रही है पाकिस्तान में, जो पॉलिसी की बात हो रही है, कंट्रोल आपने कैसे करना है? ज़ाहिर आप इसे मुकम्मल तौर पर रोक तो नहीं सकते, उसमें आपने TTQ की बात बहुत ज़्यादा की कि टेस्टिंग होनी चाहिए बहुत ज़्यादा, फिर क्वारंटाइन करें, टेस्टिंग, ट्रेसिंग एंड क्वारंटाइन, और उसके लिए ज़ाहिर टेस्टिंग आपको कैपेसिटी बढ़ानी है, जो आप कह रहे हैं 30,000 तक हम जा सकते हैं। लेकिन टेस्टिंग के लिए इस वक्त दुनिया में एक तरीका कई ममालिक में राइज हो चुका है, वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू टेस्टिंग की जो बात मैं कर रहा हूँ।
मसनूई ज़हानत के थ्रू, जिसमें चीन भी कर रहा है, इटली भी कर रहा है, स्पेन भी कर रहा है, फ्रांस भी कर रहा है और गल्फ़ कंट्रीज़ के अंदर भी शुरू हो चुकी है। इसमें पाकिस्तान के अंदर नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स कॉम्प्लेक्स ऑफ पाकिस्तान नीकैप के डीजी डॉक्टर साजिद बलोच साहब की टीम ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बुनियाद पर टेस्टिंग का एक सिस्टम उन्होंने बनाया है, तैयार किया है। उसमें उसको मंजूरी मिल गई है पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल से भी। अब ड्रैप में ये मामला फंसा हुआ है, जिसमें इंस्टेंट आपकी टेस्टिंग फ़ौरन हो जाती है एक्सरे की मदद से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस्तेमाल करते हुए। तो ये इस तरीके की तरफ हम क्यों नहीं जा रहे? और इसमें तो ये जो PCR टेस्टिंग है उसमें 30% फॉल्स नेगेटिव है, और इसमें तो वो बता रहे हैं कि जो सेंसिटिविटी है वो 100% है। ये जी हमें वो जब आके पेश करेंगे अपना सिस्टम, हम NCOC में उनको बुला लेंगे। अगर वो ऐसी कोई चीज़ बन गई है वो हम एक्सप्लेन करेंगे, हम देखेंगे। और मुझे बात मालूम है कि बात दूसरी जगहों पे ये हुआ है, लेकिन हमने एक दो दफ़ा इसको डिस्कस किया इससे पहले, और हमारा ये ख्याल था कि अभी ये इतनी परफेक्ट टेक्नोलॉजी नहीं है कि जिसके ऊपर हम रिलाई करना शुरू कर दें। अगर आपके तवसत से ही मुझे पता लग रहा है कि ये हो गया है, अगर ये हो गया है तो वी विल लुक इनटू दिस, और अगर वो इफ इट मेक सेंस ड्रैप से मामला निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये सस्ता काम बहुत ज़्यादा है। इसमें एक एक्सरे होना है, 200 से 250 रुपये का एक्सरे होता है, और उसके बाद उनका जो मैंने सिस्टम देखा है, खुद का सिस्टम है, ऐप भी वो उन्होंने बना लिया तकरीबन। ऐप पे कोई बंदा घर बैठे अपनी एक्सरे का इमेज उस पर अपलोड करेगा और उसे फ़ौरन से पता लग जाएगा कि वो कोरोना पॉजिटिव है या नेगेटिव है। एक बड़ा इफेक्टिव निज़ाम है। मेरे ख्याल से इस तरफ हमें जाना चाहिए, ताकि लोग बहुत ज़्यादा हॉस्पिटल में आपका बर्डन ना बढ़े, लोग अस्पतालों में कम है, घर से बैठ के लोग अपने आप को आइसोलेट भी कर सकते हैं, और एक बेहतरीन निज़ाम हो सकता है सिर्फ ड्रैप से निकालना जो है ना जी। ज़रा जो टेस्टिंग प्राइवेटली हो रही है 8,000 रुपये की, 7,000 रुपये की, उसमें वो लोग भी फिर इसमें ज़रा बीच में आ सकते हैं, इन्फ्लुएंस कर सकते हैं कि ये चीज़ 250 रुपये में जब काम हो जाएगा लोगों का, तो 8,000 में वो लोग मुतासिर होंगे, इससे ज़रा वो असरअंदाज होने की कोशिश करेंगे। एक्सप्लेन कर रहे हैं, इट साउंड्स वेरी गुड, लेकिन एक मैं वजाहत ये करना चाहता हूँ कि ड्रैप के बारे में ये तासुर के वहाँ पे चीज़ें रुकी हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। वहाँ पे बड़ी वो मुस्तदी से काम कर रहा है इस वक्त ड्रैप। फास्ट ट्रैक के ऊपर हम चीज़ें जो हैं, अभी नस्ट की जो किट्स हैं वो अप्रूव हो गई हैं। ये जो नई मेडिसिन आई हैं, रेमडेसिविर और वो ये हमने बड़ी फास्ट ट्रैक पे इनको अप्रूवल दी है। तो ऐसा नहीं है कि वहाँ पे ये लेकिन जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इलेक्ट्रोमेडिकल जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं या डिवाइसेस हैं, इसके ऊपर हम पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के साथ एक हमारा MOU अब साइन होने वाला है, क्योंकि ड्रैप के अंदर ये एक्सपर्टीज इस वक्त नहीं है कि जहाँ पे हम ये, क्योंकि बायो इंजीनियरिंग के मसले हैं, तो इसलिए हमने अपने कौमी अदारा जो दूसरा है पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल, उनके साथ एक MOU किया है कि ऐसी टेक्नोलॉजीज आए वो उसके ऊपर हमें हेल्प। डॉक्टर साहब, एक और मामला बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो है जो हर्बल मेडिसिन हैं। चीन के अंदर हर्बल मेडिसिन के थ्रू वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हुआ है। कोरोना वबा के दौरान भी उन्होंने इस्तेमाल किए, लोगों पे इसका इफेक्टिव फ़ायदा भी हुआ है। पाकिस्तान के अंदर भी जो हर्बल मेडिसिन या फिर जो हिकमत के माहिरीन हैं, उनको कंसल्ट क्यों नहीं किया गया अभी तक? चूँकि एक बहुत ज़्यादा हम देख रहे हैं डिस्कशन पाकिस्तान के अंदर, पूरी दुनिया में हो रही है सना मक्की के हवाले से, कि ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नज़र आ रही है कोरोना वायरस के खिलाफ। कोई इस पर कोई स्टडी की है गवर्नमेंट लेवल पे? चाइना से भी, जो चाइना ने अपनी चाइनीज मेडिसिन को यूज किया है, वो उन्होंने, हमारी बात हुई है, उनके जो डॉक्टर्स का डेलीगेशन यहाँ पे आया हुआ है, उनके साथ बड़ी तफसील से हमारी बात हुई है। वो ये माइल्ड टू मॉडरेट जो केसेस हैं ना जी, उसमें उन्होंने इस्तेमाल किया है। जो क्रिटिकल केसेस होते हैं ना, उसमें उसका कोई रोल नहीं उनको मिला। तो पाकिस्तान में जो माइल्ड टू मॉडरेट केसेस हैं, वो तो मतलब दे आर यूजिंग ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स, लेकिन जो क्रिटिकल केयर में एक दफा चले जाते हैं, तो उनका बड़ा स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल। लेकिन सर, ये गवर्नर इमरान इस्माइल साहब जब हुए थे, इनफैक्ट उन्होंने भी बाद में ट्वीट किया था कि मैं सना मक्की यूज करता रहा हूँ। इमरान उल हक साहब कह रहे हैं मैं भी यूज कर रहा हूँ। बहुत ज्यादा इसका जिक्र हो रहा है पाकिस्तान में आजकल कि ये बहुत इफेक्टिव है। इस पे गवर्नमेंट ने कुछ स्टडी की है, कोई है कि ये इफेक्टिव है? हमने इसके ऊपर स्टडी नहीं की। दूसरी बात यह है कि जो हमारी हर्बल मेडिसिन हैं, या जो पाकिस्तान में इन दवाइयों को रजिस्टर नहीं किया जाता, यहाँ पे सिर्फ जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको रजिस्टर किया जाता है। लिहाजा दीज मेडिसिन आर अवेलेबल, और अगर कोई लोग यूज करना चाहते हैं, एज लॉन्ग एज उनका कोई नुकसान नहीं है, बिल्कुल, हाँ, अगर एज लॉन्ग एज उनका कोई नुकसान नहीं है,
तो उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। सर फाइनली आपके बारे में अगर बात की जाए तो आज नैब ने आपके खिलाफ जो शिकायत थी उसकी जांच पड़ताल शुरू कर दी है, क्या कहेंगे इस मामले पे? तैयार हैं एहतसाब के लिए? जी सॉरी, आप अपने आप को एहतसाब के लिए पेश करते हैं, तैयार हैं? नैब में सवाल जवाब के लिए आपके खिलाफ शिकायत को जांच पड़ताल और इन्वेस्टिगेशन में तब्दील कर दिया नैब ने। अच्छा जी, मैंने मैं कंप्लेंट वेरिफिकेशन के मरहले पे पहुंच गया आपका मामला। जी मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने भी ये मीडिया में सुना है, मुझे ना पता है कि ये क्या शिकायत थी कि जिसकी तहकीकात शुरू हुई है, ना मुझे ये पता है ये किसने शिकायत की है, और ना मुझे ये पता है कि ये प्रोसेस क्या होगा। ये मैं क्या कह सकता हूँ इसके बारे में, सिवाय इसके कि मैं अपनी पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ अपना काम कर रहा हूँ, और ये कभी कभी इस तरह की मुझे खुशखबरियाँ मिलती रहती हैं कि फलानी चीज़ हो गई है और फलानी चीज़ हो गई है, मीडिया में ही सुनता रहता हूँ। ये वो इंडिया से अद्वियात की मेरे से इंपोर्ट के वाले से था ये मामला, चूंकि आज नैब एग्जीक्यूटिव बोर्ड की प्रेस रिलीज आई है, उसमें उन्होंने कहा है कि उन्होंने उस मामले में 100% क्लैरिटी है, किसी किस्म का कोई शक नहीं, जो हुआ ज़ाब्तों के मुताबिक हुआ, और आई वुड बी द लास्ट पर्सन टू डू एनीथिंग रॉन्ग। लेकिन जो उनकी प्रेस रिलीज मैंने देखी है उसमें तो इंडियन दवाइयों का कोई जिक्र नहीं, आपको शायद इल्म हो। सर इसमें जो ये कहा जाता है कि इजाज़त कुछ अद्वियात की थी, कुछ उसमें उनके ज़रूरियात की थी, लेकिन चीज़ें उसकी आड़ में और मंगवाई गई, मेरे इल्म में नहीं है। ठीक है, चलो सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका, अपने प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त दिया। डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा साहब को नज़रीन आपने तफसीली उनकी गुफ्तगू सुनी, जिनका ये कहना है कि जुलाई के आखिर या अगस्त के शुरू में पीक आ सकती है, लेकिन फिल वक्त इस वक्त की जो पॉलिसी है उसमें कुछ लॉकडाउन के हवाले से कोई पॉलिसी ऐसा सच नज़र नहीं आ रही। हालात के मुताबिक ऐसा कुछ किया जा भी सकता है। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।